मैं आप सबका एक बार फिर से एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक आप डिस्कशन होगा वो होगा एंटी डिफेक्शन लॉ। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और अभी काफ़ी ट्रेंडिंग में है। ट्रेंडिंग में इसलिए है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि राज्यसभा के मेंबर थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। इसकी वजह से ये टॉपिक काफ़ी ट्रेंडिंग में है। और उन्होंने जिस लॉ का यूज़ किया, वो एंटी डिफेक्शन लॉ का, जो कि पैराग्राफ 4 में दिया गया है, सब पैराग्राफ 2 में, जिसमें कहा जाता है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 मेंबर उसके पूरे मेंबर में से दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो एक सेक्शन इस पर लागू होता है, यानी कि अगर वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन करेगा तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा पार्लियामेंट से। तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ के मतलब क्या होता है और ये कब कब कहाँ यूज़ किया गया, इससे रिलेटेड क्या केसेज हैं। और अभी जो प्रेजेंट में जो केसेज हुए हैं अलग अलग राज्य में अलग अलग पार्टियों पर, वो हम उन चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब होता है कि किसी पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकना जिससे जो कि अपने पर्सनल गेन के लिए यूज कर रहा हो, यानी कि एक पार्टी से किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने से अपने पर्सनल गेन के लिए किसी पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकना, ये दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरों पर अप्लाई होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के 52वें अमेंडमेंट एक्ट 1985 में ऐड किया गया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10वें शेड्यूल को जोड़ करके। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि एक स्टोरी है हरियाणा की, वहाँ के एक मेंबर यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर ने एक ही दिन में 1967 में दिन भर में 3 बार अलग अलग पार्टियों को ज्वाइन किया और फिर से उसी पार्टी में अदला बदली करते रहे, और उनका नाम, वहीं से ये स्टोरी बाहर आई, आया राम गया राम, यानी कि उनका नाम जो था राम था और उनके आगे का नाम मैं बोल रहा हूँ, इसलिए ये स्टोरी वहाँ से निकल के आई, आया राम गया राम, मतलब एक बार आए फिर गए। और जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1985 में, वहाँ पर जो प्रोविजन था वो 1/3 मेंबर का था, यानी कि टोटल लेजिस्लेचर के मेंबर्स का 1/3 मेंबर किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है तो वो अप्लाई होता था, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ उस पर अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी खामियां थी और बहुत सारे इसके अलग अलग मिसयूज हुए, तो इसको 2003 में कॉन्स्टिट्यूशन के 91st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको 2/3 मेंबर कर दिया गया, यानी टोटल लेजिस्लेचर मेंबर के 2/3 मेंबर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं किए जाएंगे उस असेंबली या पार्लियामेंट से, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर्स हों, लोकसभा के हों या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हों। इसी तरीके से जो हमारे जिस लॉ का, जिस एक्सेप्शन का, एंटी डिफेक्शन लॉ के एक्सेप्शन का बहुत ज़्यादा यूज होता है अलग अलग मेंबर्स के द्वारा अपने फायदे के लिए या कहें पॉलिटिकल गेन के लिए, वो है हमारे 10वें शेड्यूल का पैराग्राफ 4 का सबसेक्शन 1। पैराग्राफ 4 का सबसेक्शन 1 कहता है अगर एक मेंबर तब तक के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने के लिए यदि उसका जो मूव है, उसका जो मर्जर है उसकी ओरिजिनल पार्टी को इन्वॉल्व कर रहा है, यानी कि ये मर्जर उसकी ओरिजिनल पार्टी को के इन्वॉल्वमेंट के थ्रू हो रहा है, तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। इसका सब पैराग्राफ 2 कहता है ये मर्जर जो ओरिजिनल पार्टी के द्वारा किया जाएगा वो तभी वैलिड होगा यदि लेजिस्लेचर के 2/3 मेंबर, किसी पार्टी के 2/3 मेंबर लेजिस्लेचर के उस पर अपनी सहमति जताते हैं तो वो मर्जर यानी कि वैलिड होगा, वरना ये इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पर जो अभी जो प्रेजेंट का केस है इसमें हुआ ये है कि इसमें जो हुआ है, इसमें जो सब पैराग्राफ 2 है सिर्फ इसका यूज हुआ है, यानी कि इसके जो 2/3 मेंबर थे पार्लियामेंट में आम आदमी पार्टी को, उन्हें इसका जो सब पैराग्राफ 2 है उसका यूज करके वो दूसरी पार्टी में शामिल हो गए। तो इन्होंने पहला जो सब पैराग्राफ 1 था उसको इन्होंने ध्यान में नहीं रखा। अगर इस पर सही से इसका इंटरप्रिटेशन हो या कोर्ट में मामला जाता है तो ये इस पर एक बड़ा डिस्कशन हो सकता है। तो होना तो ये चाहिए था कि पहले जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाना चाहिए था, यानी कि सब पैराग्राफ 1 फॉलो होता, ओरिजिनल पार्टी दूसरी पार्टी में मर्ज होती, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ फॉलो होना चाहिए था कि उसके जो 2/3 मेंबर उसमें सहमति जताता, लेकिन इसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, ओरिजिनल पार्टी ने कोई स्टेप लिया नहीं, बल्कि इन्होंने जो 2/3 मेंबर्स ने खुद स्टेप लेकर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। इस केस से रिलेटेड ये केस आता है 2007 में राजेंद्र सिंह राणा वर्सेस स्वामी प्रसाद मौर्य, जिसमें इसमें हुआ ये कि बहुजन समाज पार्टी के जो 37 MLA थे उन्होंने कोर्ट से एक फॉर्मल स्प्लिट का रिकॉग्निशन मांगा कि उन्हें फॉर्मल स्प्लिट का रिकॉग्निशन दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने ये कहते हुए इसको टाल दिया कि जो एक्सेप्शन है यहाँ अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि जो स्प्लिट हुआ था लेजिस्लेचर पार्टी में वो उसका जो ओरिजिनल पार्टी है उसके द्वारा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ओरिजिनल पार्टी ने ऐसा कुछ कोई स्टेप लिया नहीं, बल्कि 37 MLA ने खुद लिया है, तो ये अप्लाई यहाँ पर नहीं होता एक्सेप्शन। यहाँ लेजिस्लेचर पार्टी का मतलब होता है सभी एक हाउस के सभी इलेक्टेड मेंबर जो कि खाली एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हो, वहीं जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी वो डिनोट करती है उस पार्टी को खुद। इससे रिलेटेड कुछ केसेज हैं जो प्रेजेंट में अभी हुए हैं, जैसे कि एक लेटेस्ट केस 2019 का है, गोवा में हुआ ये था कि वहाँ पे कांग्रेस के 15 MLA में से 10 MLA बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन असेंबली में फाइल किया जाता है, तो स्पीकर यहाँ पर ये कहते हुए उस डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन को रिजेक्ट कर देता है कि जो पैराग्राफ 4 है 10 शेड्यूल में जो एक्सेप्शन है सब पैराग्राफ 2 का वो यहाँ पर अप्लाई होता है।
उसने ये इस चीज़ को अप्लाई करते हुए उसको रिजेक्ट कर देता है। जब ये मामला बॉम्बे हाई कोर्ट जाता है, बॉम्बे हाई कोर्ट स्पीकर का जो फैसला था उसको अपहोल्ड कर देता है। इसी तरीके से अगर हम जो इसका पैराग्राफ 4 है इसको ध्यान में रखें तो इसमें कहा जाता है कि जो ओरिजिनल पार्टी है वो मर्ज करेगी दूसरी पार्टी से, उसके बाद जो डिसीजन है उसके 2/3 मेंबर बैक करेंगे तो मर्जर होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यहाँ पे पार्टी ने ऐसा कुछ फैसला लिया नहीं मर्जर के लिए, लेकिन उसके मेंबर जो लेजिस्लेचर में यानी कि पार्लियामेंट में, तो उन्होंने खुद फैसला लेकर मर्ज कर लिया 2/3 मेंबर होकर के। तो ये अगर सही से इसका इंटरप्रिटेशन होगा तो ये इनवैलिड हो जाएगा। लेकिन आगे देखिए इसका मामला क्या आता है, कोर्ट क्या इंटरप्रिटेशन करती है। इससे पहले तो स्पीकर इसकी सुनवाई करेगा, उसके बाद ये मामला जब वहाँ से होगा तो उसके बाद कोर्ट में जाए, कोर्ट ये उसको रिव्यू करेगी। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर लिसनिंग मी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल और पेज को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको जो भी लीगल अपडेट्स हैं, जो भी जानकारियाँ हैं वो समय समय पर मिलती रहें और लोग जागरूक हो सकें अपने राइट्स के बारे में और लॉज के बारे में। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर